नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ईरान इसराइल के युद्ध और यूएस का डूबता जहाज। दोनों विषयों पर बात करेंगे और उससे पहले आज के अपडेट्स मैं आपको दे देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप G7 मीटिंग से जब वापस जाते हैं तो स्टेटमेंट देते हैं कि जिस तरीके से मैक्रोन यानी कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जी समिट से उनके निकलने का कारण ईरान इसराइल युद्ध पर युद्ध विराम करवाना है, तो उन्होंने कहा वो गलत फहमी में है। हम इसको अंत तक लेके जाएंगे। इसको हम सीज फायर की तरफ नहीं देख रहे हैं, इसका हम एंड देख रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, देखिए। Better. What is he looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end, So something that would be or giving up entirely. okay too. Are you close? Are you close or not? उन्होंने कहा कि मैं इसका एंड देख रहा हूँ, रियल एंड देख रहा हूँ, कोई सीज फायर नहीं देख रहा हूँ, इसको इसके अंजाम तक ले जाने की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ईरानी स्टेट टेलीविजन ने यह कंफर्म किया कि उनके आर्मी के वार टाइम चीफ अली शादमानी, टॉप मिलिट्री कमांडर, उनको जो है फौत हो गए हैं, उनका कत्ल हो गया है और इसकी जिम्मेदारी इसराइल के ऊपर है, ऐसे ईरान ने कहा है। ईरान ने फ्रेश मिसाइल अटैक्स किए हैं, 30 जगह उन्होंने एक्सप्लोजन्स किए हैं, जिसमें तल अवीव भी शामिल है और हर्जिलिया सेंट्रल इसराइल में भी काफ़ी बमबारी हुई है। सारी ऑयल रिफाइनरीज और सब्सिडरी कंपनीज हाइफा पोर्ट की, जिसमें अदानी का भी हिस्सा था, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, वो सारे ध्वस्त हो गए हैं और सारी फैसिलिटीज़ को असीमित टाइम के लिए, फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। इसराइल ने कहा है कि वो बदला लेंगे और अगले 48 घंटे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये लड़ाई या तो अब एस्केलेट होगी या टॉक्स की तरफ जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये लड़ाई अब ज़्यादा समय के लिए भी रह सकती है। नतान्स जो इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान का, उसमें डायरेक्ट अटैक जो है वो 2 दफ़ा जो है इसराइल ने कोशिश की है। अभी तक उनकी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर्स हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स हैं, उस पर कोई भी आहत नहीं हुआ है और ऐसा माना जाता है कि वो फैसिलिटीज़ में न्यूक्लियर लीक की संभावना कम है। 2 लार्ज एक्सप्लोजन्स तबरीज ईरान में जो है वो सुनने को मिले और अमेरिका ने ये भी कहा है कि वो ईरान के इनरिचमेंट प्रोग्राम को भी बंद करेगा। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और संडे को 6th राउंड ऑफ जो टॉक होनी थी ओमान में, उसके तहत बोर्ड रेजोल्यूशन IAEA का ऑफिशियल आ गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रिस्ट्रेन रखना चाहिए दोनों देशों को, इसराइल और ईरान को, और वार्ता करके ही इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि बातचीत के द्वारा हम सिविल और पीसफुल यूज़ के लिए यूरेनियम की बात कर सकते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट ने अमेरिका पे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि वो इसराइल को पूरा वित्त पोषित कर रहा है, उनको परमिशन दे रहा है। अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल जो है वो ईरान पर अटैक नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ खान यूसुफ में एड प्रोग्राम के तहत जब खाना और रसद लेके जाई जा रही थी तो बमबारी हुई, जिसमें 70 लोग एक ही जगह मारे गए। कुल मिलाकर 89 लोगों की अभी तक गजा में हत्या हो गई है। ये सिर्फ मंगलवार का आंकड़ा है और मेडिकल सप्लाईज, फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और जब एड और रसद वहाँ पहुँचती है, जब लोग इकट्ठा होते हैं, तो उन पर बमबारी करके उनको मार दिया जाता है। दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ और GD वांस जो हैं, अब अमेरिका की तरफ से ईरान से वार्ता करनी चालू करेंगे। ऑयल सब्सिडरीज कंपनी जितनी भी हैं उनको कह दिया गया है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर दीजिए। इसराइल का ये कहना है हाइफा पोर्ट के लिए। ईरान डायलॉग करने को तैयार है, उसने कभी मना नहीं किया कि हम इनिशिएट नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि आप टेबल पर आइए, हमसे बात कीजिए, किस वजह से आप हमारी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो हमने साइन की है, हमने कौन से उल्लंघन किए हैं, हमें बताइए और हम आपको वो सब चीज़ें दिखाएंगे। इसराइल ने यह भी दावा किया है कि उनको B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर साइट है फॉर्डो की, उसको भेदने के लिए, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों के बीच में है और काफ़ी गहराई पर है, तो इसराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है। अब अमेरिका उसकी मदद करता है या नहीं करता है, अगले 48 घंटों में इस बात का पता लग जाएगा। US प्रेसिडेंट का ये कहना कि मैं एक रियल एंड यानी कि अब इसको मुकम्मल की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ इस लड़ाई को, इसमें कोई सीज फायर की संभावना नहीं है, अब जो भी होगा आर पार का फैसला होगा। क्या ये मान लेना चाहिए कि अमेरिका ने अपना आखिरी पासा फेंक दिया है?
इसराइल को मध्य पूर्व में अमेरिका को ना डूबने वाला जहाज कहा जाता है। ईरान की बेहद सटीक मिसाइलें उनके प्रशंसित आयरन डोम को भेदकर जहाज के पतवार को निशाना बना रही हैं। ईरान के लिए खतरा बनकर शुरू हुआ है। युद्ध अब इसराइल के लिए खतरा बनता दिख रहा है। ईरान के सैन्यकर्मियों के महत्वपूर्ण नुकसान के बावजूद गुरुवार की रात को इसराइल की शुरुआती हमलों पर ईरान की उग्र प्रतिक्रिया ने पश्चिमी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। बहुत कुछ दांव पर लगा है, कम से कम अमेरिका प्रतिष्ठा भी दांव पर अब लग गई है। इस हंगामे में डोनाल्ड ट्रंप का यह भी दावा शामिल है कि अमेरिका दुनिया में सबसे बेहतरीन सैन्य उपकरण बनाता है जिसे उन्होंने इसराइल को दिया। हालांकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसराइल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 या 3 यूएस निर्मित F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। ईरान से प्राप्त रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर इस तरीके का एक भी विमान नष्ट हो जाता है तो ये पश्चिमी सैन्य इंजीनियरों और व्यक्तिगत रूप से ट्रंप के लिए एक अपमान होगा। ये काफी बुरी बात है कि एक दीर्घकालिक रूप के प्रतिबंधित और नकदी की कमी से जूझ रहे देश ने अपने आप को मजबूत चुनौतियां देने वालों से बचाने के लिए संसाधन जुटा लिए हैं। एक प्रतिष्ठित युद्धक विमान के गिरने से वैश्विक हथियार बाजार पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी विश्लेषक हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए विवाद में भारत के नुकसान के लिए फ्रांस निर्मित राफेल जेट को दोषी ठहराने में खुश थे। हो सकता है ये दूसरी तरफ हो। क्या इसराइल शीत युद्ध का अवशेष है या वो पश्चिमी संरक्षकों के लिए एक उद्देश्य बना हुआ है? शाह के ईरान के साथ इसकी जरूरत थी, जो अरब राज्यों के बीच सोवियत प्रभाव को कम करने के लिए, यानी कि अर्स्टवाइल यूएसएसआर के प्रभाव को कम करने के लिए था, जिसे इसराइल ने 2 निर्णायक युद्धों में हराया था। इसके लिए और भी बहुत कुछ पश्चिम से इस चुपके से परमाणु हथियार बनाने वाला राज्य बना दिया, जो ईरान के साथ शिकायत को और भी अधिक अविश्वसनीय बनाता है कि वो परमाणु हथियार बना सकता है, भले ही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के खिलाफ धार्मिक आदेश ना हो। लेकिन फिर इस तरह उन्होंने इराक को तबाह कर दिया, ये झूठ बोलकर कि सद्दाम हुसैन बम बना रहे थे या उनके पास केमिकल वेपन्स थे। जब परमाणु वैज्ञानिक मुदरिके वानुनु को उनके पूर्व इजरायली हैंडलर्स ने अपहरण कर लिया था, तब पश्चिम ने कैसे आंखें मूंद ली थी जब उन्होंने डिमोना में अपने देश के गुप्त परमाणु हथियार संयंत्र के बारे में सूचना दी थी। परमाणु विरोधी कार्यकर्ता वानुनु ने 1986 में एक ब्रिटिश अखबार को अपनी पोल खोल दी थी, जिसके लिए मोसाद ने उन्हें इटली बुलाया, जहां उन्होंने उन्हें नशीले पदार्थ खिलाकर इसराइल भेज दिया था। कुछ विकासशील देश इसराइल को एक अर्थ देवता या अजैन सैन्य या खुफिया प्रतिभा के रूप में पूछते हैं। इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा ही एक व्यक्ति इतना बहक गया कि उसने कथित तौर पर विदेशी भूमि पर घरेलू विरोधियों को इजरायली शैली की हत्याओं का सहारा दिया। जिस तरीके से मोसाद ने ईरान में आर्मी जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या की, उससे साफ झलकता है कि मोसाद जो है वो उस तरीके के काम करता है जिसमें युद्ध के नियमों को नहीं बल्कि छल के नियमों का पालन करता है। इसराइल को कभी भी फाइव आइज देशों में से किसी के अंदर अपने शिकार का अपहरण करने या हत्या करने की छूट नहीं दी गई थी। ये इसराइल अपने फाइव आइज नेशन यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, इन पर ये चीजें नहीं करता है, बल्कि जिन कॉलोनीज को अमेरिका चाहता है ध्वस्त करना, जिन रिजीम्स को चेंज करना चाहता है, चाहे वो इराक हो, ईरान हो, लेबनान हो, सीरिया हो, वहां पर मोसाद जो है एक्टिवेटेड रहता है। 1938 में इसके निंदनीय निर्माण से पहले भी इसराइल में अपराध होते रहे हैं। सच कहा जाए तो जियोनिस्ट चरमपंथियों ने 1946 में जेरूसलम के किंग डेविड होटल को उड़ाकर दर्जनों ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला था। तब उन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन के राक्षस की तरह अपने चालें चली थी। बाद में इसराइल ने अपने गुरु पर एक विनाशकारी हमला करके बच निकला, जब उन्होंने भूमध्य सागर से 1967 में इसराइल अरब युद्ध पर नजर रखने वाली अमेरिकी जासूसी जहाज USS लिबर्टी पर हमला किया। इस हमले में 34 अमेरिकी चालक दल के सदस्यों को मारने के लिए अमेरिकी निर्मित जेट, लड़ाकू विमानों और मोटर टॉर्पीडो नौकाओं का मजाक उड़ाया गया। लगभग 200 लोग घायल भी हुए थे। रिपोर्ट्स कहती हैं इसराइल 1950 के दशक से अमेरिकी परमाणु रहस्यों को चुरा रहा था और गुप्त रूप से बम बना रहा था, और ब्रिटेन और अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी सरकार ने इस पर आंखें मूंद ली। इससे भी कम कीमत पर अमेरिका ने 1953 में जूलियन और ओथेल रोसेनबर्ग को इस संदेह में मार डाला कि उन्होंने यूएसएसआर को अमेरिकी परमाणु रहस्य दिए थे। इसराइल सभी मामलों में बेदाग बच निकला, इसलिए
नेतन्याहू के लिए ईरान के खिलाफ अप्रत्याशित रूप से कठिन लड़ाई के सीधे अमेरिकी भागीदारी की दलील देना थोड़ा अजीब था। एक टेलीविजन संबोधन में हताश लग रहे नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध में और अधिक सीधे तौर पर लुभाने के लिए एक अजीब मामला बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान ने 1983 में बेरूत में ट्रक बम विस्फोट किया था, जिसमें लगभग 300 अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिक मारे गए थे। उन्होंने ट्रंप को यह विश्वास दिलाने की भी कोशिश की कि ईरान ने 2024 के चुनाव अभियान के दौरान उनकी हत्या करने का भी प्रयास किया था। पूर्व खुफिया और सेना अधिकारियों सहित अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने नेतन्याहू को इस बात के लिए आलोचना की है कि वे अमेरिका को इस लड़ाई में शामिल करना चाहते हैं, तो उनके अनुसार उनकी निजी लड़ाई है। उन्होंने ट्रंप को यह याद दिलाते हुए चेतावनी दी थी कि वाशिंगटन 2003 के मध्य से पूर्व से पहले ही $12 ट्रिलियन खो चुका है और अब अमेरिका पर वर्तमान में $38 ट्रिलियन का कर्जा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के साथ काम करने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रागर ने ट्वीट किया, 70 करोड़ अमेरिकियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को वोट दिया क्योंकि उनकी विदेशी संघर्षों को समाप्त करने और तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ने से रोकने का वादा किया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि खार्क द्वीप, जहां ईरान के 90% तेल निर्यात प्रभावित होते हैं, या बंदर अब्बास टर्मिनल पर केवल एक इजरायली हमला ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% होगा। यह अमेरिका के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करना और साथ ही मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने के बराबर है। गैस की कीमतें रातों रात $7 प्रति गैलन महंगी हो गई हैं। हर कामकाजी परिवार बर्बाद हो गया है। ट्रक वाले खाना नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। किस लिए? तो क्या इजराइल, जिसने ये पागलपन भरा युद्ध शुरू किया, वो अमेरिकियों को परमाणु युद्ध की संभावना वाले व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष के घसीट सकता है? मैकग्रागर ने अपनी बात पर ये स्टैंप लगाई है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर और फारस की खाड़ी के अन्य जगहों पर अमेरिका के 40,000 सैनिक हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे आसान शिकार हैं। ईरानी शाहेद 136 ड्रोन की कीमत $20,000 आंकी गई है। अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल की कीमत प्रति इंटरसेप्टर $4 मिलियन है। गणित लगा लीजिए, आप अपनी मिसाइलों का भंडार खत्म कर देंगे और दिवालिया हो जाएंगे, जबकि अमेरिकी बक्सों में फिर से घर लौटेंगे। कई पूर्व सैनिक और खुफिया कर्मचारियों ने यह आशंका जताई है। तब ट्रंप क्या करेंगे? क्या वे नेतन्याहू के आखिरी दाव में शामिल होंगे या वे व्लादिमीर पुतिन द्वारा उनकी फोन कॉल में सुझाए गए कूटनीतिक प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? मैकग्रागर ने संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक का सुझाव दिया है, जिसमें अमेरिका स्पष्ट रूप से ईरान, इजराइल या क्षेत्र को किसी भी राज्य के विनाश का विरोध करता है। यह कोई और रास्ता है। हालांकि ट्रंप साहब के बारे में मैं बात करूं तो जब ट्रंप साहब, बैरक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा था कि बैरक ओबामा के पास कोई चारा नहीं बचा है ईरान के साथ युद्ध करने का, अपनी कुर्की को खत्म करने का। और ये मैं आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं कि जो काम उन्होंने बैरक ओबामा के लिए कहा था वो आज ट्रंप खुद कर रहे हैं। देखिए उन्हीं की जबानी वो क्या कहते हैं। President will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. उन्होंने कहा कि बैरक ओबामा जो है वीक है और इनफेक्टिव है, उनके पास कोई चारा नहीं बचा है ईरान से युद्ध करने के लिए। आज 2025 में वही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो 13 जून 2025 को संयुक्त राज्य महासभा ने गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव को अपनाया था, जिसमें गाजा के तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान किया गया था। 193 देशों में 149 इसके पक्ष में मतदान कर रहे थे, 12 ने इसके खिलाफ मतदान किया था और 19 ने मतदान में भाग नहीं लिया था। मतदान में भाग न लेने वालों में भारत भी शामिल था। ये कोई असाधारण मतदान नहीं था। यह हाल ही के दिनों में सबसे खराब मानवीय आपदाओं में से एक के बीच हुआ। गाजा की स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो रही है, भोजन और पानी की आपूर्ति कम हो रही है और हजारों नागरिक, जिनमें से कई बच्चे भी हैं, मारे जा रहे हैं या घायल हो गए हैं। ये प्रस्ताव कोई राजनीतिक चाल नहीं है, ये एक दया की अपील है। इसमें इंडिया का जो डिसीजन था, जिसमें उन्होंने डिप्लोमेटिक वे से मतदान में भाग न लेने का निर्णय किया, कूटनीतिक अस्पष्टता में लिपटा हुआ न केवल तटस्थता को दर्शाता है, ये अधिक
हित संचालित कूटनीतिक दृष्टिकोण की ओर बदलाव का संकेत भी देता है। भारत को मतदान में भाग न लेना नैतिक स्पष्टता से दूर एक सोचा समझा कदम है, जो कभी उसकी उत्तर औपनिवेशिक विदेश नीति को परिभाषित करता है। दशकों तक नई दिल्ली फिलिस्तीनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। उसने 1947 में विभाजन की योजना का विरोध किया, कई अरब राज्यों से बहुत पहले फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दी और 1988 में फिलिस्तीन राज्य का स्वागत किया। 1975 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें ज़ियोनिज्म को नक्सलवाद के रूप में देखा गया था। 1938 में महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा था कि फिलिस्तीन इंग्लैंड की तरह वहां रहने वाले लोगों का है, अरबों पर यहूदी बसने के लिए मजबूर करना गलत है। उनके संदेश ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के संघर्ष को कई अरबों द्वारा सामना की जा रही लड़ाई से जोड़ा। हाल ही के वर्षों की अगर बात करें तो हाल ही के वर्षों में भारत की नीति इजराइल के साथ घनिष्ठ रणनीतिक संरेखण को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेल अवीव के साथ रक्षा सौदे और तकनीकी परियोजनाओं में उछाल आया है। 2017 में मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री बने थे, खास तौर पर फिलिस्तीन की एक साथ यात्रा को छोड़कर। भारत ने इजरायली सैन्य अभियानों के जवाब में या तो परहेज करने या चुप्पी बनाए रखने का विकल्प चुना है। आज भारत लगातार इजराइल के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक है और उनका वार्षिक व्यापार $5 बिलियन से भी अधिक है। संयुक्त राज्य के प्रस्ताव में हमास की प्रशंसा नहीं की गई। यह शत्रुतापूर्ण भाषा के साथ इजराइल पर हमला नहीं किया गया। इसने तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया, सभी बंधकों और बंदियों की रिहाई की मांग की, गजा में बैरोक मानवीय पहुंच का आग्रह किया और युद्ध में हथियारों के रूप में भुखमरी के इस्तेमाल की निंदा की। भारत के पास लगातार विकल्प थे। ये प्रस्ताव का समर्थन कर सकता था और दो राज्यों समाधान के लिए अपने समर्थन को दोहरा सकता था, लेकिन दोनों पक्षों से बातचीत पर लौटने का आग्रह कर सकता था। इसके बजाय इसने अस्पष्टता को चुना, ऐसे समय में जब नैतिक स्पष्टता की तत्काल आवश्यकता थी। भारत को विश्व गुरु या भविष्य में सुरक्षा परिषद सदस्य के रूप में स्थापित करने की मांगें खोखली हैं, अगर ये मानवीय संकटों में के दौरान सैद्धांतिक कार्यवाही द्वारा समर्थित नहीं की जाती हैं। और जो मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आपको बताया, वो भी मैं आपको दिखा दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, बॉर्डरिंग ईरान और ओमान। ये नियरली 20% ग्लोबल ऑयल और 30% LNG शिपमेंट को भी हैंडल करता है। करीब 20 मिलियन बैरल ऑयल जो है इसमें से डेली निकलता है और मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स जो हैं इसके सऊदी अरेबिया, UAE, इराक, कतर इस रूट पर रिलाई करते हैं, क्योंकि एशिया, यूरोप और आगे की सप्लाई भी ये सारी हैंडल करता है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो मैंने आपको जैसे कि बताया, ऑयल और गैस प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेटेड हो जाएंगी, सडनली सप्लाई शॉर्टेजेस हो जाएंगी। शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस फ्रेट, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था तो भारत को $60 प्रति बैरल का तेल अराइवल जो था वो $78 पर बैरल पे पड़ता था, यानी कि $9 की शिपिंग और फ्रेट कॉस्ट को $18 पर आंका गया, जिसमें कुछ लोगों ने इसका मुनाफा भी कमाया। ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस के चलते एसेंशियल गुड्स, एनर्जी सप्लाई और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी बहुत फर्क पड़ेगा। भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? 80% भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। 40% इंडिया का क्रूड ऑयल और 54% कतर की LNG सप्लाई हमारी जो है कतर से आती है, जो भारत के LNG और CNG सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। अगर ये बंद कर दी जाती है तो इसका मतलब है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रुपए पे प्रेशर बढ़ जाएगा और डिसरप्शंस इंडिया के लिए शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।